हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी साइंस बाय आशीष सर। पिछले दो लेक्चर में मैंने आपको बिहार लाइब्रेरियन से रिलेटेड एमसीक्यू सीरीज करा रहा हूँ, प्लस उसका एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूँ कि कौन सा आंसर सही है और कौन सा आंसर गलत है। आखिर सही है तो क्यों सही है और गलत है तो क्यों गलत है। तो अगर इस तरह की आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को रटते हैं तो वहाँ जाकर के भूलने की संभावना काफ़ी हो जाती है। तो अगर आप क्वेश्चन को कट करना, पहले अगर जो क्वेश्चन का आंसर अगर आपको आता है तो आप डायरेक्ट उसका आंसर दे दीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन आपके लिए कंफ्यूजिंग आ रहा है कि हो सकता है कि आपको पता है बट आप कंफ्यूज कर रहे हैं कि दो ऑप्शन में कौन हो सकता है, तो उस कंडीशन में क्या कीजिएगा कि आपको तो पहले एलिमिनेट कीजिए, उसको कट कीजिए कि आखिर ये आंसर हो क्यों नहीं सकता। ये अगर आप करना सीख जाते हैं तो आप आंसर लगभग आप 60% क्वेश्चन जानते हैं। तो आप अब आपको स्कोरिंग हाई करनी है। तो स्कोरिंग हाई करनी तो वही 20 जो मार्क्स है 80% तक अगर आपको जाने के लिए वही 20 नंबर आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। अगर आप उसको कट करके दो ऑप्शन को कट करते हैं और फिर दो ऑप्शन में आप किसी को सेलेक्ट करते हैं, तो अगर 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन में आपने इस तरह का स्ट्रैटेजी अपनाया तो हो सकता है कि 10 से 12 क्वेश्चन आपका सही हो जाए। तो आपको स्ट्रैटेजी पहले आप जब भी आप एग्जाम देने जाते हैं तो पहले जितना क्वेश्चन आता है आप उसको पहले टिक कर लीजिए। उसके बाद यदि 60% तक आप पहुंच रहे हैं तो आप, अगर निगेटिव एग्जाम मार्किंग होता है तो उस कंडीशन में आपको एकदम सोच समझ के अटेम्प्ट लेना है कि आपको गलती होने की संभावना कम करनी है। अदरवाइज अगर निगेटिव मार्किंग रहेगा तो आप जितना सही करेंगे वो फिर आपका माइनस चले जाएगा। तो कोशिश करना है कि अगर आपका 60% आपने सिक्योर कर लिया तो आपको गलती अब नहीं करना है। गलती करेंगे तो फिर आपका माइनस चले जाएगा। तो अब रहा कि 60% तो आपने सेव कर लिया एग्जाम में, अब हमें जाना है 80 प्लस या 80 तक पहुंचना है। तो उसके लिए आपको 20 नंबर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो क्या करना है कि पहले आपको 4 ऑप्शन में से अगर आपको 2 ऑप्शन कट करना अगर आपको आ गया तो 2 क्वेश्चन तो आप इजी उसको ऑप्शन 2 क्वेश्चन ऑप्शन को कट कर दीजिए। अब रहा 2 ऑप्शन में चूज कीजिए कि कौन सा किसकी संभावना ज़्यादा है, उसके पीछे उसका दिमाग लगाइए कि आखिर ये ऑप्शन क्यों हो सकता है और क्यों नहीं हो सकता है। तो उससे क्या होगा कि अगर आप 20 क्वेश्चन में उस तरह का अटैम्प्ट लेते हैं तो 10 से 12 क्वेश्चन आपका सही हो सकता है। तो ये स्ट्रैटेजी आपको बनानी है क्वेश्चन को कट करने का। अगर कट करना आप सीख गए तो आप आराम से क्वालिफाई कर जाइएगा, चाहे बिहार लाइब्रेरियन हो या कोई भी एग्जाम हो। तो क्वेश्चन को कट करना और जितना क्वेश्चन आता है पहले उसको फर्स्ट अटैम्प्ट पे उसको ले लीजिए। तो चलिए हम लोग आज डॉक्टर एस आर रंगनाथन सीरीज 2 हम लोग करेंगे। सीरीज 1 आप लोग जितने लोगों ने देखा होगा तो मैंने 10 क्वेश्चन तो कराया था, बट 10 क्वेश्चन से उसमें और भी काफ़ी क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये भी है कि सिर्फ क्वेश्चन को मत देखिए, उसका आंसर को मत देखिए। उसके मैं जो डिफरेंट ऑप्शन देता हूँ तो उसमें और भी बताता हूँ, उससे उस क्वेश्चन से रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चन बताता हूँ। तो ऐसा नहीं कि आप 10 क्वेश्चन देख लिए तो आपकी प्रिपरेशन हो गई। आप 10 क्वेश्चन के साथ मैं 25-30 क्वेश्चन भी लेके जाता हूँ। तो उसका पूरा पढ़िए कि आखिर इसके साथ साथ एक क्वेश्चन के साथ और भी कितना क्वेश्चन हमने इसको बताया, तो उसको भी आप सीखिए। उससे क्या होगा कि आपको 10 क्वेश्चन के अलावा 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन भी आपकी तैयारी हो सकती है। तो तैयारी करना है। और ये नहीं, ऑप्शन जो मैं दे रहा हूँ हो सकता है आपके एग्जाम में ऑप्शन भी डिफरेंट मिले। तो ऑप्शन अगर डिफरेंट मिलता है तो उस कंडीशन में तो पहले तो आपको क्या करना है कि आपका जो ऑप्शन है उसको याद रखना है कि आप और सब क्वेश्चन को ऑप्शन को याद नहीं रखना है, जो क्वेश्चन का आंसर है उसी को याद रखना है। अदरवाइज आपको 3 ऑप्शन और भी याद नहीं रखनी है। लेकिन 3 ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज बिहार लाइब्रेरियन एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करते हैं। और अभी तक जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अब आपको बिहार लाइब्रेरियन की कंप्लीट तैयारी कराने जा रहा हूं। और इसके यदि आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको इंस्टेंट मिल जाएगा। आपको मान लिया अगर 2 दिन 3 दिन के बाद आप
देखते हैं, तो फिर आपके लिए क्या होगा कि जो तैयारी आपकी रेगुलर होनी चाहिए वो तैयारी नहीं हो पाती है। तो एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर क्या आपके चैनल के माध्यम से मैं बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी कंप्लीट कर सकता हूं? तो जरूर, डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा कि आपको बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी करा करके रहूँगा, और उम्मीद है कि मैं जितना पढ़ाऊँगा 60 to 70% मैं आपको श्योर कर देता हूं कि आपको मैं करा के तैयारी रहूँगा। बाद बाकी 10% तो आपको मेहनत करना है, 60% मेरा मेहनत आपके साथ है, 60 to 70%। आप 10% to 20% आप खुद से कीजिए, बाद बाकी मैं आपको 100% कमिट करता हूं कि मैं तैयारी करा के रहूँगा आपको। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं MCQ सीरीज 2। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि व्हेन डिड रंगनाथन सर्व एज द यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन एज द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। देखिए, रंगनाथन की यदि बायोग्राफी आप पढ़ेंगे तो उनके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं थी लाइब्रेरी साइंस की, बट जब उनको 19 वो क्या थे, एक मैथमेटिशियन थे। तो जब उनको यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास में एज ए लाइब्रेरियन बना दिया गया, कब बना दिया गया? तो 1924 में जब यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास में उनको लाइब्रेरियन बना दिया गया, तो वो कहाँ चले गए? उनके पास तो कोई प्रोफेशनल बैकग्राउंड था नहीं लाइब्रेरी साइंस का, तो वो चले गए मद्रास, सॉरी लंदन। लंदन जब गए तो वहाँ पर उनके WCB सीयर्स उनके गुरु थे, और उनके दिशा निर्देश पे उन्होंने लाइब्रेरी साइंस को वहाँ पर जाना, और वहीं से उन्होंने क्या किया, जब वो इंडिया आए तो क्या निकाला उन्होंने? जब ये आपको पता है कि 5 लॉज क्या निकला था, कब निकला था? 1931 में। तो वहीं से उनका बीज वहीं पर लंदन में ही देखा कि उन्होंने कि आखिर कैसे एक मैकेनोसेट देखा, या डिफरेंट तरह के उन्होंने लाइब्रेरी साइंस को लेकर के समझा कि इंडिया में आखिर इंडिया में लाइब्रेरी साइंस का या लाइब्रेरी का क्या ये है। तो उन्होंने वहाँ से ही उनके दिमाग में आया। तब फिर वो, तो यहाँ क्वेश्चन है कि यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास में कब से कब तक वो लाइब्रेरियन रहे। तो यहाँ पर देखिए कि 1944 से 55 भी है, 55 से 65 भी है, और 1824 से 1844 भी है। तो हमारा सबसे पहला तो यहाँ पर ऑप्शन ये रॉन्ग हो जाता है, ये तो होगा नहीं, क्योंकि इसके पहले रंगनाथन का कोई भी बैकग्राउंड नहीं था। कब से पहले? अब देखिए यहाँ पर 1955 से 65 क्या है वो भी बताऊंगा। 1944 से 1955 क्या है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास में वो रहे थे 1924 से 1944 के बीच में यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन के रूप में। इसी ऑफ मद्रास में रहे, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास में रहे। उसके बाद जब आता है उनका, उसके बाद 1944 से 45 टू 1947 ये रहे आपके BHU में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में रहे। कब क्या रहे? यूनिवर्सिटी प्रोफेसर एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन। दोनों रहे थे। इसके बाद 1947 से 54 के बीच में रहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में। यहां पर भी रहे थे यूनिवर्सिटी प्रोफेसर एंड लाइब्रेरियन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन के रूप में 1947 से 54 के बीच में रहे थे। तो यहाँ हमारा तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है, 55 टू 65 ये भी एलिमिनेट हो जाता है। तो हमारा क्या ऑप्शन सही हो जाता है? 1924 से 1944। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज रंगनाथन अवार्डेड द पद्मश्री। पद्मश्री उनको लाइब्रेरी साइंस में कंट्रीब्यूशन के लिए दिया गया था। कि कब मिला था? 1957 में। उसके अलावा भी उनको बहुत सारे राव साहब की उपाधि दी गई थी, डिलीट की उपाधि दी गई थी। तो उसके बारे में हम आपको अंत में आप देख लीजिएगा कि आपको लाइब्रेरी साइंस बाय डॉक्टर SR रंगनाथन इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स। तो इस वीडियो का अंत तक जरूर आप देख लीजिएगा कि वहाँ पर आपको लाइब्रेरी डॉक्टर SR रंगनाथन की पॉइंट्स के बारे में मैं आपको वहाँ पर सारा उनका उपाधि दी गई, उनको कब दी गई थी, वो मैं आपको की पॉइंट्स के रूप में वहाँ पर बता दूंगा। तो यहाँ पर हमने दो क्वेश्चन किया
कि यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन के रूप में यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास में कब से कब तक रहे। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि उनको अवार्डेड पद्मश्री जो उनको लाइब्रेरी साइंस में दिया गया था, लाइब्रेरी साइंस। एक क्वेश्चन आ भी सकता है एग्जाम में कि उनको पद्मश्री उपाधि क्यों दिया गया था। तो अगर ऑप्शन रहेगा उसमें डिफरेंट, तो वहां पर आपको याद रखना है कि लाइब्रेरी कंट्रीब्यूटिंग इन लाइब्रेरी साइंस, कंट्रीब्यूटिंग इन लाइब्रेरी साइंस में, लाइब्रेरी साइंस में कंट्रीब्यूशन के लिए उनको पद्मश्री का अवार्ड मिला था 1957 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच इंस्टीट्यूशंस डिड रंगनाथन सर्व एज ए प्रोफेसर ऑफ लाइब्रेरी साइंस आफ्टर लिविंग मद्रास। मैंने आपको पिछले स्लाइड्स पे भी बताया था कि वो मद्रास में कब से कब तक रहे, फिर उसके बाद BHU में रहे, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहे। तो मैंने आपको पिछले स्लाइड्स में बताया था कि मद्रास में कब से कब तक रहे। देखिए क्वेश्चन को बार बार आपको पढ़ना है और आंसर को भी 2-3 बार रिपीटेशन करना है। इससे क्या होगा कि आपको याद हो जाएगा। तो पहले याद कर लीजिए कि वो कब से कब तक मद्रास में रहे। 1924 से 44 के बीच में वो मद्रास यूनिवर्सिटी में रहे। 45 से 47 तक कहाँ रहे, तो BHU में रहे। उसके बाद 47 से लेकर के 53 के बीच में कहाँ रहे, फिर वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहे। तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि आफ्टर लिविंग मद्रास, मद्रास के बाद, मद्रास छोड़ने के बाद वो कहाँ चले गए, तो यूनिवर्सिटी ऑफ बनारस। ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। कब से कब तक रहे, 19, यहाँ देखिए वो कब थे, 45 से 47 के बीच में कहाँ रहे, मद्रास में रहे। उसके बाद कहाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में कहाँ तक रहे, 1947 से 53 के बीच में रहे, वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में रहे। ये दोनों यूनिवर्सिटी पे नहीं रहे थे। तो हमारा 2 क्वेश्चन का हमने इस क्वेश्चन को समझा। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच इंस्टीट्यूशन डिड रंगनाथन होल्ड इन द इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। किस पोस्ट पे, ILA के किस पोस्ट पे डॉक्टर SR रंगनाथन रहे थे। तो यहाँ पर देखिए सेक्रेटरी भी है, ट्रेजरर भी है, प्रेसिडेंट भी है और आपका वाइस प्रेसिडेंट भी है। तो अब किस पोस्ट को उन्होंने होल्ड किया था, तो यहाँ पर इसका आंसर है कि प्रेसिडेंट। ठीक है, तो प्रेसिडेंट जनरली ILA में आप जाएंगे तो ILA का जब आप उसका पूरा इसके बारे में पढ़ें कि ILA की स्थापना कब हुई थी, 1933 में हुई थी ILA की स्थापना। और रंगनाथन यहाँ 44 से 53 तक ILA के प्रेसिडेंट के रूप में रहे थे। 44 से 53 के बीच में प्रेसिडेंट रहे थे। और अभी आपको कभी कभी पूछा जा सकता है, अभी हो सकता है कि बिहार लाइब्रेरियन में ये भी पूछा जा सकता है कि अभी प्रेजेंट में ILA के प्रेसिडेंट कौन है। तो प्रदीप राय इज द प्रेसिडेंट ऑफ ILA। ठीक है, तो अभी उसको हो सकता है कि प्रेजेंट भी पूछ दे, और डॉक्टर SR रंगनाथन से रिलेटेड है तो पूछेगा ही पूछेगा। अगर इनकेस रंगनाथन से ना पूछ दे तो हो सकता है कि आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछ दे कि अभी प्रेजेंट में ILA के प्रेसिडेंट कौन है। तो आपको आंसर बताना होगा, प्रदीप राय इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ ILA। और इसके बाद अगर से पूछेगा कि रंगनाथन ने किस पोस्ट को होल्ड किया था, तो प्रेसिडेंट के पोस्ट को होल्ड किया था। तो अगर ये भी पूछ देगा कि कब से, पीरियड दे देगा कि अगर रंगनाथन ने प्रेसिडेंट के पोस्ट को होल्ड कब से कब तक का, एक सर्टेन पीरियड दे देगा। मान लो यहाँ पर कुछ भी दे देगा, 4 पीरियड दे देगा, आपको 4 पीरियड में एक टिक करना होगा। तो आपको ये पहले पता होना चाहिए कि पीरियड। तो यहाँ पर हमने 2 क्वेश्चन आप किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर आते हैं। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट मेजर प्रोजेक्ट डिड रंगनाथन अंडरटेक व्हाइल इन लंदन। जब लंदन गए थे 1924 में, जब मद्रास यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी बना देने जाने के बाद, उनके लाइब्रेरी साइंस की कोई डिग्री नहीं थी। जब वो लंदन गए तो उन्होंने किस मेजर प्रोजेक्ट पे काम किया, तो यहाँ पर है कि वो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन पे उन्होंने काम किया था। जब वो, तो वहीं से जब उन्होंने देखा तो वहाँ से जब मैकेनोसेट को देखा कि एक बच्चे मैकेनोसेट से खेल रहा है, उसके डिफरेंट पार्ट्स को अलग करके फिर आप उसको एक शेप, खिलौने का शेप दे रहा है, तो वहीं से उनके दिमाग में आया कि क्यों नहीं इसी तरह का एक क्लासिफिकेशन डेवलप किया जाए जिसमें डिफरेंट फैसेट्स को तोड़ करके, और एक तो हम लोग PMEST जो पढ़ते हैं, पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस एंड टाइम,
तो यही उनका है 5 फंडामेंटल कैटेगरीज भी। तो वहीं से उन्होंने जब शुरुआत हुई तो लंदन से इसकी शुरुआत हुई थी। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? लंदन में हुई थी। तो यदि बोला जाए कि 1924 में जब वो लंदन गए थे तो वो किस मेजर प्रोजेक्ट पे काम किए थे? तो वो क्लासिफिकेशन पे ही काम किए थे। तो हमारा यहाँ पर क्या है कि राइटिंग हिज बायोग्राफी, ये हमारा नहीं हो सकता है, ये हमारा सही होगा आंसर। और फाउंडिंग अ लाइब्रेरी एसोसिएशन, जब वो लंदन गए थे तो वहाँ पर लाइब्रेरी एसोसिएशन का फाउंडिंग के लिए तो गए ही नहीं थे, और डेवलपिंग डिजिटल लाइब्रेरी ये भी नहीं गए थे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो सकता है कि स्टडिंग लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। वहीं से उन्होंने कॉलम क्लासिफिकेशन का जो शुरुआत हुआ वो 1924 में वो आपका लंदन से ही शुरुआत हुई थी। तब क्या हुआ था? कॉलम क्लासिफिकेशन कब पब्लिश हुई थी? 1933 में। तो वहां से आने के बाद ही उन्होंने इस पर काम किया, और एक मैथमेटिशियन होने के नाते उन्होंने देखिएगा कि बहुत सारे रूल्स जो मैथमेटिक्स की तरह अप्लाई किए उसमें। तो यही हमारा, और उनकी एक बायोग्राफी, उनकी एक ऑटोबायोग्राफी भी पब्लिश हुई थी। आपको यह भी याद रखना होगा कि मैंने आपको पिछले रंगनाथन सीरीज 1 में कराया था कि ये लाइब्रेरियन लुक बैक एंड ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर एस आर रंगनाथन। उनकी ये जो अपनी ऑटोबायोग्राफी, अगर आपसे पूछ देगा कि उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है तो लाइब्रेरियन लुक बैक, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा आप। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रंगनाथन वाज रिकॉग्नाइज्ड एज एन ऑनररी मेंबर ऑफ विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में वो ऑनररी मेंबर बने थे? तो वहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? FID। यहाँ पर एक आपको ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दे सकता है कि FID का पूरा नाम, तो आप जनरली स्टार्ट करेंगे कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल, तो यहाँ पर इसका नहीं है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, ये याद रख लीजिएगा। उन्होंने कब इसका ऑनररी मेंबर? 1956 में ये ऑनररी मेंबर बने थे और FID के। तो हमारे यहाँ पर 6 से 6 क्वेश्चन हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ मेजर अचीवमेंट ऑफ रंगनाथन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास? यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास में उनका सबसे मेजर अचीवमेंट क्या था? ये हर एक एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन आया हुआ है, आप इसको अच्छे। तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन नहीं है, लेकिन आज उन्हीं का जो देन है, जो आप लाइब्रेरी साइंस पढ़ रहे हैं या लाइब्रेरी साइंस क्या स्कूलों में लाइब्रेरी है, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में लाइब्रेरी है। तो और सैलरी के मामले में उन्होंने सब कुछ उन्होंने डिसाइड कर दिया था पहले कि क्या स्केल होगा। और आज जो आप देख रहे हैं कि सबसे अच्छा सैलरी माना जाता है कि अगर यूनिवर्सिटी में अगर आप बात करेंगे तो BC के बाद अगर सेकंड पोजीशन पे आती है तो लाइब्रेरियन की सैलरी आती है। उसी तरह स्कूलों में भी देखते हैं कि आपको 4200 का या 4600 का GP है, तो ये सब रंगनाथन का ही दिया हुआ देने कि आज आपको अच्छी सैलरी अगर स्कूल में मिलती है, कॉलेज में मिलती है, या यूनिवर्सिटी या डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में जो मिलती है आपको सैलरी, ये रंगनाथन का ही कंट्रीब्यूशन था। तो चलिए, वाज अ मेजर अचीवमेंट ऑफ रंगनाथन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। मद्रास में जब वो रहे थे 1924 से 1944 के बीच में, तो उनका मेजर अचीवमेंट क्या था? क्रिएटिंग अ डिजिटल लाइब्रेरी, ये नहीं है। कैटलॉगिंग ओवर 1 लाख आइटम्स, एस्टैब्लिशिंग ए लाइब्रेरी स्कूल, या राइटिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ लाइब्रेरीज। तो इसका राइट आंसर है कैटलॉगिंग ओवर 1 लाख आइटम्स। यह उनका राइट आंसर है कि उन्होंने 1 लाख से ज़्यादा बुक्स का उन्होंने कैटलॉग तैयार किया था। तो उनका सबसे मेजर अचीवमेंट ये था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है, हाउ डिड रंगनाथन कंट्रीब्यूट टू पब्लिक लाइब्रेरीज इन इंडिया? पब्लिक लाइब्रेरी के लिए रंगनाथन का क्या कंट्रीब्यूशन था? तो उनका था कि इस्टेब्लिशिंग फ्री पब्लिक लाइब्रेरीज। इनका जो मेजर फ्री पब्लिक लाइब्रेरीज, ये डॉक्टर रंगनाथन का था पब्लिक लाइब्रेरीज के लिए मेन कंट्रीब्यूशन, कि फ्री पब्लिक लाइब्रेरीज हो। ऐसे भी पब्लिक लाइब्रेरी बुलाया जाता है, पब्लिक लाइब्रेरीज टू ऑल। सोसाइटी में या समाज में कहीं भी आप देखते हैं कि पब्लिक लाइब्रेरी है, तो ये फ्री टू ऑल
का रंगनाथन का ही कॉन्सेप्ट था, जो आज बहुत सारे स्टेट्स में ये पब्लिक लाइब्रेरी फ्री सर्विस देती है आपको। कुछ स्टेट्स में है जो लाइब्रेरी सेस पर चलती है, लाइब्रेरी सेस डिफरेंट माध्यम से कलेक्ट होते हैं। चलिए तो फिर हम लोग नेक्स्ट फिर आते हैं क्वेश्चन पे। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट टाइटल वाज रंगनाथन अवार्डेड इन 1965। रंगनाथन को बहुत सारा अवार्ड मैंने पिछले भी बताया था। राव साहब की उपाधि उनको दी गई थी, डिलीट की उपाधि दी गई थी, और उसके बाद ये आपका नेशनल रिसर्च प्रोफेसर की भी उपाधि दी गई। तो कहाँ ये उपाधि की गई, किसने दिया आपको? तो इनको नेशनल रिसर्च प्रोफेसर का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको दिया था 1965 में। लाइब्रेरी साइंस में नेशनल रिसर्च प्रोफेसर के रूप में इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उपाधि दी थी। यहाँ पर ये लाइब्रेरी डायरेक्टर नहीं थे, ना डिस्ट्रिक्ट स्कॉलर के लिए भी इनको मिला था, ना नेशनल लाइब्रेरियन के रूप में मिला था। तो इनको क्या मिला था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी थी उनको उपाधि, और 1965 में दी थी उनको नेशनल रिसर्च प्रोफेसर के रूप में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इन विच सिटी डॉक्टर डिड रंगनाथन स्पेंड हिज फाइनल ईयर। उन्होंने किस सिटी में अपने फाइनल ईयर को, इन विच सिटी डिड रंगनाथन स्पेंड हिज फाइनल ईयर, उन्होंने किस सिटी में अपने फाइनल ईयर को बिताया था? तो चेन्नई, बैंगलोर, मुंबई और वाराणसी। यहाँ पर राइट आंसर बैंगलोर। उन्होंने अपने बैंगलोर में अपने लास्ट ईयर अपना बैंगलोर में ही बिताया था। चेन्नई तो उनका जन्म स्थान था चेन्नई में, और उसके बाद बेंगलोर में भी उन्होंने डीआरटीसी की जो स्थापना की थी उन्होंने बेंगलोर में ही की थी 1962 में। तो इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने। आप पढ़ते रहिए, बहुत सारे क्वेश्चन आपको हो जाएंगे। और मैं आपको एमसीक्यू सीरीज भी कराया, और आपको मैं डॉक्टर एस आर रंगनाथन के बायोग्राफी को भी मैंने पढ़ाया है। आप मेरे वहाँ से जाकर के प्लेलिस्ट से भी डॉक्टर एस आर रंगनाथन के बायोग्राफी सीरीज 2 में दो सीरीज मैंने डॉक्टर एस आर रंगनाथन के बायोग्राफी को भी पढ़ाया है, और यहाँ एमसीक्यू सीरीज भी करा दिया हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट क्यू पॉइंट्स भी मैं करा रहा हूँ। तो इससे रिलेटेड अगर आप मेरे सारे प्लेलिस्ट से रिलेटेड एमसीक्यू से देख लेते हैं, मेरे डॉक्टर एस आर रंगनाथन के बायोग्राफी से या एमसीक्यू सीरीज से या की पॉइंट से, तो आपका उम्मीद है कि एक भी क्वेश्चन आपको डॉक्टर रंगनाथन से कहीं से भी क्वेश्चन रहेगा आपका नहीं छूटेगा। तो आज हमारे लिए इतना ही। और डॉक्टर एस आर रंगनाथन का सीरीज मैंने 2 सीरीज में मैंने आप लोगों के सामने रखा। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा, और इससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा जहाँ तक मुझे उम्मीद है। और यदि कुछ होगा तो मैं भी, और उसके बाद अगर अभी जब तक वैकेंसी नहीं आई है, अगर ज़रूरत होगा कहीं मुझे और भी क्वेश्चन लगेगा तो मैं एक सीरीज और भी अगर मुझे क्वेश्चन मिला तो मैं भी उसके एक सीरीज और भी आपके सामने लेकर के आऊँगा। फिलहाल इतना ही। और जो एक बार फिर से है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मेरी वीडियो अब रेगुलर मोड पे आती रहेंगी। तो इससे क्या होगा कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा कि कौन सी वीडियो क्या आ रही है। तो आप सभी लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, और ये भी है कि आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बुक्स का मैं लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो उस बुक को परचेज कर सकते हैं और उसे पढ़ सकते हैं। वो काफ़ी हेल्पफुल है, और काफ़ी आपको बिहार लाइब्रेरियन एग्ज़ाम में वो बुक काफ़ी हेल्प करेंगी। तो डॉक्टर BL शर्मा द्वारा बुक्स दी गई है, आप उसकी बुक को देखिए। सर की बुक बहुत अच्छी है, और सर BL शर्मा सर लाइब्रेरी साइंस में एक अच्छे पर्सनालिटी में रखते हैं, और काउंसलर भी हैं वो, और बहुत जगह पे पढ़ाए भी हैं। तो आप मेरे आप लोगों से है कि उनके बुक को देखिए, और यदि उनका कंटेंट अच्छा है और चाहें तो आप उनको ऑर्डर करके फ्लिपकार्ट से, अमेजन से कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। धन्यवाद।